इधर दूसरी तरफ प्रिंस इस वक्त सोफे पर बैठा कमरे में सिगरेट का धुआं फैला चुका था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, न गुस्सा न दुख, बस एक खालीपन। तभी दरवाजा खुला और मोहित अंदर आया। मैंने सुना है तुम इंडिया जा रहे हो, वो भी इतने जल्दी। कहते हुए वह सीधे सोफे पर बैठ गया। दूसरे ही पल चिढ़ते हुए बोला, तू इतनी सिगरेट क्यों पीता है यार? मैं तेरा डॉक्टर दोस्त हूँ। कितनी बार बोला है, स्मोकिंग हेल्थ के लिए सही नहीं है। देखना बुढ़ापे में कैंसर हो जाएगा और फिर मत आना इलाज के लिए मेरे पास। प्रिंस ने ठंडी नजर डालते हुए कहा, क्या बुढ़ापे तक तू जिंदा रहेगा? मोहित ने हंसते हुए बोला, क्या लगता है तुझे मैं मर जाऊंगा? मैं तो तेरे बच्चों की शादी भी अपने बच्चों से कराने का सोच चुका हूँ। हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलेगी। प्रिंस ने उसे अजीब नजरों से घूरा, फिर चुपचाप इग्नोर कर दिया। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, छोड़ सारी बातें, ये बता इतनी जल्दी इंडिया क्यों जा रहा है? तेरी ट्रिप तो खत्म ही नहीं हुई। प्रिंस ने आवाज को सख्त करते हुए कहा, क्योंकि डैडी मुझसे मिलना चाहते हैं। मोहित की आंखें चौड़ी हो गईं और वह फुसफुसाया, कहीं उन्हें वो बात तो नहीं पता चल गई जो तूने मन्नत के साथ की थी? प्रिंस ने बोरियत से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया सही किया और मुझे उनका डर नहीं है। मोहित हैरानी से देखने लगा, फिर चिढ़कर बोला, तू दुनिया का पहला ऐसा लड़का है जिसे अपने माँ बाप का डर नहीं। लेकिन क्या करूं, तू प्रिंस सूर्यवंशम है जिससे पूरी दुनिया डरती है, बस मैं नहीं। प्रिंस ने झुंझला कर कहा, तू यहाँ बकवास करने आया है क्या? तो गेट आउट। मोहित ने झट से कहा, अरे नहीं सॉरी, मैं बकवास करने के लिए नहीं आया हूँ, एक जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? प्रिंस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मोहित थोड़ा झिझका, फिर बोला, यार बात थोड़ी अजीब है। जब तूने मुझे 19 साल पुराने सच का पता लगाने को कहा था तो मैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक कर रहा था और मुझे कुछ बड़ा पता चला। प्रिंस गंभीर हो गया। क्या? मोहित ने कहा, सिया आंटी ने 19 साल पहले एक लड़की को जन्म दिया था। प्रिंस झट से बोला, और वही लड़की मन्नत नहीं है, वो जो इतने सालों से झूठी बहन बनकर रह रही है, वही ना? नहीं प्रिंस, मोहित बोला, मैं यही बताने वाला था। मन्नत नहीं, वो लड़की, और असली वाली लड़की जो तेरी बहन थी, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। यह सुनते ही प्रिंस का चेहरा पत्थर सा हो गया। मोहित धीरे से बोला, तुझे पता है जब मैंने पता लगाया था तब सब यही कह रहे थे कि वो बच्ची मर चुकी है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। लेकिन अगर वो जिंदा थी, प्रिंस ने गुस्से से कहा, तो डैडी ने ये क्यों कहा कि वो मर गई और किसी और की बेटी को मेरी बहन क्यों बनाया? मोहित ने गंभीरता से कहा, यही सवाल असली है और जवाब अभी हमें भी पता नहीं। लेकिन एक बात तय है, तू जिसे अब तक अपनी बहन समझता रहा, वो तेरी बहन है ही नहीं। इधर दूसरी तरफ मोहित प्रिंस के गुस्से से घबरा गया। उसने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, प्रिंस पहले तुम शांत हो जाओ प्लीज। इसी वजह से मैं ये बात बताने से डर रहा था, क्योंकि तुम हमेशा हाइपर हो जाते हो और आउट ऑफ कंट्रोल भी। फिर उसने धीरे से कहा, देखो अभी मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि वो लड़की जिंदा थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि अगर वो जिंदा थी तो राम अंकल ने ऐसा क्यों किया? अपनी ही बेटी को किसी और की बेटी के साथ एक्सचेंज करना, ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ मैं। प्रिंस की आंखों में अब आंधी उड़ रही थी। मोहित ने अपनी बात जारी रखी, और एक बात और, मुझे अब तक यह भी नहीं पता कि तुम्हारी असली बहन कहाँ है, लेकिन मुझे इस बात का डर जरूर है कि इतने साल बीत चुके हैं, कहीं वो लड़की अब इस दुनिया में ना हो। 19 साल बहुत होते हैं प्रिंस, कुछ भी हो सकता है इन सालों में। इसलिए जब तक हमें पूरी सच्चाई नहीं मिलती, हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही प्रिंस के चेहरे के हाव भाव बेहद ही डार्क हो गए। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ये सब किसने और क्यों करवाया, लेकिन अगर इसके पीछे मेरे ही मॉम डैड है तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उन्हें बर्बाद करने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा।
और अब तुम जल्द से जल्द मेरी उस बहन का पता लगाओ जिसे मेरे डैड ने 19 साल पहले एक्सचेंज कर दिया था। और एक बात और, अब मैं उस लड़की को जो जितने सालों से मेरी बहन बनकर रह रही है उसका असली सच बता दूंगा। मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर अपने शूरवंशम खानदान में। यह कहकर प्रिंस वहां से गुस्से में निकल गया। मोहित ने उसे जाते हुए देखा और हड़बड़ाकर पीछे से आवाज दी, नहीं प्रिंस, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अभी हमें पूरा सच नहीं पता। जब तक हमें उसकी असली बहन का नाम और ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक मन्नत को सच मत बताना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मन्नत को सब कुछ पता चला तो वो टूट जाएगी। पहले ही वो नैना के धोखे से परेशान है और अब अगर ये सच सामने आ गया तो वो बिखर जाएगी। लेकिन प्रिंस ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो जा चुका था। मोहित बस खड़ा रह गया, बेवश और चिंतित। शाम का वक्त था, बर्फबारी जारी थी। मन्नत अब होटल से बाहर निकल गई थी। उसके हाथ में सूटकेस था और वह टैक्सी के इंतजार में इधर उधर देख रही थी। उसने अपने रेस्ट वॉच पर नजर डाली और घबराकर बोली, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। अगर टैक्सी नहीं मिली तो मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगी। वो एक टैक्सी रोकने की कोशिश में थी, लेकिन स्नोफॉल की वजह से कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही थी। तभी एक ब्लैक कार तेजी से उसके सामने आकर रुकी। मन्नत चौंक गई। कार नई और लग्जरी थी। जैसे ही वो उसे गौर से देखने लगी, कार का बैक सीट वाला डोर अपने आप ओपन हो गया। वह सहम गई। उसकी नजर अब कार के अंदर बैठे शख्स पर थी और वो कोई और नहीं, प्रिंस था। प्रिंस ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस ठंडे लहजे में कहा, जल्दी से कार में बैठो, मैं तुम्हारा इतना इंतजार नहीं करूंगा। मन्नत हैरान और उलझन में उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी कुछ याद आते ही वह पीछे हट गई और बोली, सॉरी पर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। प्रिंस के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, खतरनाक सी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शूरवंशम खानदान की बेटी होने का घमंड सिर्फ 48 घंटों बाद चकनाचूर हो जाएगा। तब मैं देखूंगा तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। मन्नत चौंक गई। व्हाट यू मीन? उसने हड़बड़ा पूछा, आपका कहने का क्या मतलब है? प्रिंस ने अब आंखें घुमाकर लैपटॉप की तरफ देखा और बोला, तुम कार में आ रही हो या नहीं? तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है और याद रखना, अगर नहीं आई तो यहीं पर रह जाना, क्योंकि दूसरी टैक्सी को मैं तुम्हारे पास भटकने भी नहीं दूंगा। मन्नत घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई टैक्सी नहीं दिख रही थी। अब प्रिंस की काउंटिंग शुरू हो गई थी। 5, 4, 3। मन्नत ने मन ही मन में कहा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। टाइम भी हो गया है और बर्फ में कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। जैसे ही प्रिंस ने 2 कहा, मन्नत तुरंत दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। डोर बंद होते ही प्रिंस के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा और कार तेजी से एयरपोर्ट की ओर निकल गई। उधर दूसरी तरफ इंडिया में सुबह का वक्त था। घर की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। राम बार बार अमन को कॉल कर रहे थे, लेकिन हर बार कॉल कट हो जाती है या कोई जवाब ही नहीं आता। उनकी परेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। तभी सिया उनके पास आई और बोली, राम क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ, ना आप ऑफिस गए ना ही कुछ खाया। आप बार बार किसी को फोन भी कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना? राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अमन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे एक बहुत जरूरी काम दिया था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। मुझे डर है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, राम आप खुद ही सोचिए, अमन जी को आपने काम दिया हो और वो उसे पूरा ना करे, ऐसा भला कभी हुआ है? आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। पहले चलिए नाश्ता कर लीजिए। वैसे भी दोपहर तक मन्नत वापस आने वाली है। राम तुरंत चौंकते हुए बोले, क्या उससे तुम्हारी बात हुई है? सिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। राम ने पूछा, और प्रिंस, उससे कोई बात हुई है तुम्हारी? क्या वो भी लौट रहा है? सिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, नहीं,
उससे बात नहीं हो पाई। कई बार कॉल किया पर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। सिर्फ मन्नत से ही बात हुई थी। राम कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता बाद में कर लूँगा। यह कहकर वो जल्दी जल्दी घर से निकल गए। सिया चुपचाप उन्हें जाते देखती रही, फिर खुद से बुदबुदाई, राम आज कुछ ज्यादा ही परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा सिर पर मंडरा रहा है। मैं नहीं जानती क्यों, पर दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी में कुछ तूफानी होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। यह कहते हुए सिया मंदिर की ओर चली गई, जैसे उसे अब वहीं से सुकून मिल सकता है। अब सवाल यह है, आखिर 48 घंटों में क्या राज सामने आएगा? क्या मन्नत के सामने सच आ जाएगा? क्या राम और सिया की दुनिया बदल जाएगी? अपने जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।